नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल BPS अगस्तिनपुर में। जैसा कि आपको ध्यान ही है कि अजमेर बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 की जो लॉकडाउन के बाद में शेष बची हुई परीक्षा थी, इनकी तिथि घोषित कर दी है। तो इसी के तहत सामाजिक विषय का जो एग्ज़ाम है वो 29 जून को बताया जा रहा है तो होना है। तो उस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन पर मैं आजकल वीडियो बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो बनाई जाए और एग्ज़ाम के अंदर उनका फ़ायदा उठाया जाए। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज का मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, या फिर एक टॉपिक है हमारा जो चोल वंश या फिर चोल प्रशासन है। अक्सर एग्ज़ाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है या टॉपिक है वो है चोल प्रशासन या फिर चोल वंश। तो आइए अध्ययन करते हैं इसके बारे में। चोल प्रशासन दक्षिण राज्यों में से एक प्रमुख राज्य था। उस समय दक्षिण में 3 प्रमुख राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। उसमें चोल वंश भी काफ़ी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चोल वंश का वर्णन अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है। उसमें कहा गया है कि चोल वंश या फिर चोल राज्य एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कार्य करता था। चोल राजवंश की नींव लगभग 100 ईस्वी में करिकाल नामक शासक द्वारा रखी गई थी। इसके बाद में भी इस राजवंश में प्रमुख शासक आए और उनकी क्या उपलब्धि हैं इनका अध्ययन करते हैं। इनके अंदर एक प्रमुख शासक आया जिसका नाम है राजराज प्रथम। इसका शासनकाल 985 ईस्वी से लेकर 1013 ईस्वी तक रहा। इसने दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों को, जिनमें प्रमुख रूप से मद्रास, मैसूर, सिंहलदीप, जिसे वर्तमान में श्रीलंका के नाम से पुकारा जाता है, इन सभी प्रदेशों को विजित किया और अपने आप में एक उपाधि धारण की, जिसे इसने दक्षिण भारत का एक छत्र सम्राट कहा जाता है। इसके बाद में राजराज प्रथम ने अपनी ही राजधानी में यानी कि तंजौर में भगवान शिव के नाम का एक बृहदेश्वर मंदिर भी बनाया, जिसे बाद में राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद में इनका पुत्र शासक बना राजेंद्र प्रथम। इसका शासनकाल 1016 से लेकर 1044 ईस्वी तक रहा। कहा जाता है कि राजेंद्र प्रथम के पास विशाल नौसेना थी, इसीलिए इसने अपना जो विजय अभियान है वह दक्षिण भारत से शुरू किया और उत्तर भारत में लाकर में उसमें का अंत किया। दक्षिण भारत में इसने अपने आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों को तो जीता, इसके साथ साथ इसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उड़ीसा जिसे उस समय ओस कहा जाता था, बंगाल, बिहार, मगध के रास्ते होते हुए यह गंगा नदी तक के क्षेत्रों को इसने जीत लिया। गंगा नदी के प्रदेशों को जीतने के बाद में इसने गंगेकोंड नामक उपाधि भी धारण की, यानी कि गंगेकोंड नामक की उपाधि जो है राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। तो ये तो थी प्रमुख यानी कि छोटी छोटी बातें जो चोल वंश से संबंधित थी। अब हम बात करें चोल वंश के समय या चोलकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह किस स्तर की थी, उसका क्या लेवल था, इसकी हम बात करें तो चोलकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह बहुत ही उच्च कोटि की थी। इसके बारे में पढ़ते हैं। चोलों का जो प्रशासन है वह ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। उसमें इन्होंने ग्राम पंचायत प्रणाली को आगे 6 प्रांतों में बांटा गया, जिसे बाद में मंडलम भी कहा जाता था। मंडलम को भी आगे उपभागों में बांटा गया, उन्हें कोट्टम कहा गया। कोट्टम को फिर आगे उपभागों में बांटा गया, उन्हें नाडु, फिर कुर्रम, ग्राम, जिसे ग्राम सभा कहते थे। तो ये सारी यानी ग्राम पंचायत प्रणाली थी जिसे 6 प्रांतों में बांटा गया था। उदाहरण के लिए आज भी जो भारत के अंदर ग्राम पंचायत प्रणाली या फिर पंचायती राज की व्यवस्था है चोल प्रशासन से संबंधित या उसी विषय से ली गई है। आज की हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था वह भी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इसी क्रम में आगे बढ़ती है ना। उसी समय भी ऐसे था, पहले ग्राम आया, फिर कुर्रम बड़ी संस्था, कुर्रम से नाडु, नाडु से कोट्टम, कोट्टम से बड़ी संस्था मंडलम। तो ये सारी उस समय व्यवस्था थी। उस समय की जो ग्राम सभा थी उसे नाटर के नाम से भी पुकारा जाता था। लेकिन ये सारी जो व्यवस्थाएं थी, चाहे शासनिक प्रणाली थी, ये स्वतंत्र थी, यानी कि जो मंडलम था इसे स्वायत्तता प्राप्त थी, यानी कि यह अपने विकास का, अपने हित का जो फैसला थे सभी लेते थे। और जो मंडलम के सदस्य थे इनका निर्वाचन होता था, प्रति 1 वर्ष बाद में इनका निर्वाचन होता था। लेकिन इनके ऊपर जो प्रमुख रूप से शक्ति थी वह राजा के पास थी। राजा को नियंत्रण करने के लिए किसी प्रकार की कोई संस्था नहीं थी। तो ये तो थी
चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, जिसे आगे ग्राम पंचायत प्रणाली में 6 भागों में बांटा गया। अगर हम बात करें उस समय कृषि की, तो लगान व्यवस्था भी उस समय प्रचलित थी। जो लगान थी वो किस प्रकार से ली जाती थी, तो भूमि की उपज का 1/6वां भाग सरकार को लगान के रूप में देना पड़ता था। यानी कृषक सरकार को अपनी भूमि की उपज का 1/6वां भाग लगान के रूप में देता था। उस समय उपज में फसल दे दो, नहीं तो या फिर आप उसमें सिक्के यानी कि मुद्रा भी उस समय दी जाती थी। चोल राज्य के अंदर जो प्रचलित मुद्रा थी वो सोने का सिक्का था, जिसे कासू के नाम से पुकारा जाता था। एक कासू 16 औंस का हुआ करता था। इस 16 औंस को यानी कि आप 16 आने में ले लो, यानी कि 16 आने उस समय 1 रुपये के बराबर था, लेकिन आज 1 रुपये 100 पैसे के बराबर हो चुका है। तो ये उस समय यानी कि सोने का सिक्का भी प्रचलन में था। इसके साथ साथ चोल वंश के समय जो समाज की व्यवस्था थी वह भी काफ़ी अच्छी सुदृढ़ थी, क्योंकि उसमें स्त्रियों का भी काफ़ी महत्व हुआ करता था। इन्हें भी समाज के अंदर बहुत प्रमुखता से रखा जाता था, यानी कि स्त्री प्रधान समाज हुआ करते थे। लेकिन राजा लोगों की सेवा करने के लिए देवदासी व दास प्रथा भी प्रचलित थी, यानी गुलाम भी बनाए जाते थे। इसके साथ साथ चोल वंश के जो राजा थे वे धार्मिक सहिष्णु भी थे। इसके साथ उन्होंने शैव धर्म, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर उस समय 2 धर्मों का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। एक शैव धर्म था, दूसरा वैष्णव धर्म था। यानी कि जो भगवान शिव को मानते हैं वो शैव, और जो भगवान विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव है। तो चोल वंश के जो राजा थे ज़्यादातर शैव धर्म को आश्रय देते थे। शैव धर्म के ही आगे प्रचलित रीति रिवाजों में ये अश्वमेध यज्ञ भी किया करते थे। कला की बात कर ले हम, तो चोल वंश के समय नटराज शिव की जो कांस्य की मूर्ति बनी हुई है वह चोल कला की देन है। यानी कि चोल प्रशासन या चोल वंश का जो समय काल रहा है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, या फिर ग्राम पंचायत प्रणाली की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अगर हम इसमें 2-3 क्वेश्चन देखें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे चोल वंश भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो दक्षिण से संबंधित हो जाएगा। गंगैकोंड की उपाधि किसने धारण की, तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। उस समय ग्राम पंचायत प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया, या फिर 6 प्रांतों में बांटा गया, कौन कौन से, मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम ग्राम। तो ये सारी व्यवस्था थी। भूमि की उपज का 1/6वां भाग लिया जाता था। सोने का सिक्का प्रचलित था, उसका क्या नाम था, कासू। वो कितनी औंस का था, 16 औंस का था। समाज कैसा था, समाज स्त्री प्रधान था। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से याद कर लोगे तो यकीनन मानिए अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आप पूरा इसे हल कर दोगे। धन्यवाद।